मैं अमित कुमार सिंह नव भारत के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री सेगमेंट का टॉपिक मैं देखूंगा आप लोगों के सामने। आइए क्लास पे चलते हैं। आज नव भारत क्लासेस जो है आधुनिक भारत के इतिहास का एक क्लास रखी है। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो बीपीएससी हो, टीआरई 4 हो, बिहार सचिवालय हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो बाद में मैसेज जरूर करें और बताएं कि क्लास के बारे में और क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। बहुत जल्द हम लोग डिस्कशन भी लेकर के आएंगे। नव भारत की पूरी टीम रहेगी, मैं रहूंगा, रोशन सर खुद रहेंगे, रवि रंजन सर रहेंगे, सौरभ सर रहेंगे। हम लोगों की एक टीम रहेगी जो कि डिस्कशन भी कराएगी बीपीएससी के लिए या बिहार दरोगा के लिए भी, जो आपके लिए एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए हम लोग क्लास पे चलते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि इतिहास है क्या। हिस्ट्री है ना। पहले तो ये जानेंगे इतिहास है क्या। हिस्ट्री, सॉरी मैं मार्कर चेंज कर लूं। हिस्ट्री, इतिहास है ना। ये भारतीय इतिहास की बात हो रही है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय इतिहास की बात हो रही है। भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास को मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है। पूजा बबनी हाय, क्लास पे चलते हैं। डिस्कशन नहीं हो रहा है तो इसलिए माफी चाहूंगा कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा तुरंत तुरंत में, लेकिन हाँ मैं कमेंट देखूंगा तो जवाब जरूर दूंगा। जो जवाब देने लायक रहेगा वो मैं जवाब जरूर दूंगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं कि इतिहास। इतिहास अगर कहा जाए तो इतिहास को मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर, मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है। सभी विषयों की मां, सभी विषयों की मां कहकर पुकारा जाता है। और हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये बेसिकली किस चीज का इतिहास है? भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास है। अब भारतीय इतिहास की बात कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बात की जाए तो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात की जाए तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 सेंचुरी बीसी से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा, 1947 एडी का जो काल रहा, उसे भारतीय इतिहास कहकर पुकारा जाता है। हम ये देखते हैं कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी का जो टाइमिंग कहलाता है उसे इतिहास कहकर पुकारा जाता है। और इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग ने यह निर्णय लिया कि उससे भी पहले लिया जाए। क्यों? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार नई नई खोजें हुई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से खुदाई की गई और नई नई खोज हुई, अनुसंधान हुए, तो यह पता चला कि और पहले भी इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। इसलिए इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग के द्वारा इतिहास का जो कालक्रम निर्धारित किया गया 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 25 सेंचुरी बीसी से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा उसे इतिहास कहकर पुकारा जाता है। आप ये देखेंगे कि इतिहास बोले जाए तो हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है एक ग्रीक शब्द है। हिस्ट्री एक शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक शब्द है जो हिस्टीरिया से लिया गया है, जो हिस्टीरिया से लिया गया है ना, जो हिस्टीरिया से लिया गया है। और कहा जाता है इतिहास के पिता कौन? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहकर पुकारा जाता है। आप ये देखेंगे कि हेरोडोटस, जी हां, जिन्होंने
हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, है ना। हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। यह जो पुस्तक है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। मूल रूप से हेरोडोटस जो थे ग्रीस के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, और उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें पहली बार भारत और ईरान के बीच, पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। इसी हिस्टोरिका की विषय वस्तु अगर बता दी जाए तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था। पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ग्रीस और स्पार्टा के बीच, ग्रीस और स्पार्टा के बीच हुआ था। इसी युद्ध को आधार बना करके, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पार्टा की जीत हुई थी और ग्रीस की हार हुई थी, इसी युद्ध को आधार बना करके हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। मुख्य रूप से भौगोलिक परिवेश पर आधारित पुस्तक जो है हेरोडोटस की हिस्टोरिका, जिसमें पहली बार भारत और ईरान के बीच, प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम, पूरे नवभारत टीम को प्रणाम, इसी पुस्तक में पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। आप यह भी देखेंगे कि रोम के दार्शनिक थे सिसरो, है ना। रोम के दार्शनिक थे सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहकर पुकारा गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहकर संबोधित किया गया है। सवाल यह बनेगा कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? तो रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहकर संबोधित किया गया। आप यह भी जानेंगे कि इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाई? तो पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत, है ना। तीसरा आधुनिक भारत। आप ये भी देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में कार्बन डेटिंग पद्धति की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। C14, है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर हर महादेव, सबको प्रणाम, राधे राधे। जो भी लोग लाइव हैं बहुत बहुत धन्यवाद लाइव रहने के लिए। तो आप ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज जो है 1949 ईस्वी में, 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा, पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा की गई थी 1949 ईस्वी में। और रसायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए, रसायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए लिब्बी को 1960 ईस्वी में, 1960 में, 1960 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया पॉल बिलार्ड लिब्बी को। और आप ये भी देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से भारतीय पुरातत्व विभाग नई नई खोज कर रहा है, नए नए अनुसंधान कर रहा है, और जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आसानी से हम लोग जानते हैं।
अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में 1861 में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा कलकत्ता में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छे से जांचा और परखा जाता है और वास्तविक चीजों को हम भारतीयों को बताया जाता है। क्या कि प्राचीन भारतीय समय में, प्राचीन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, इस तरह की बातें हुई होंगी, जो भी है वगैरह वगैरह। हम आगे देखेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से, सॉरी, हम आगे देखेंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं यूरोप के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों का अपना इतिहास और भूगोल नहीं है। कैसे भाई? एक व्यक्ति था मेगास्थनीज, एक व्यक्ति था मेगास्थनीज। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये यूनानी था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत का मुक्तिदाता शासक कहकर पुकारा जाता है। इसे लिबरेटर कहकर भी पुकारा गया है। प्राचीन भारत का मुक्तिदाता शासक। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा दें और लोगों के बीच शेयर भी जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो लोगों के बीच शेयर करें और यह बताएं कि नव भारत एक मुहिम छेड़ी हुई है ना। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे प्राचीन भारत का मुक्तिदाता शासक कहकर पुकारा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। और इसी इंडिका में मेगास्थनीज जो है यह कहता है कि भारतीय लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। और भाई साहब मैं ये बता देना चाहता हूं, आप लोग जो भी लोग लाइव हैं या जो भी लोग मेरे क्लास को ये देखेंगे, तो इन्हें यह पता नहीं है कि इन्हीं के समकालीन जो है एक व्यक्ति था, कौन? चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहकर पुकारा जाता है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहकर पुकारा जाता है। केतन यादव, राधे राधे, सबको प्रणाम, पूरे नव भारत स्टूडेंट्स को प्रणाम। तो इसको ये नहीं पता था कि एक ऐसा व्यक्ति भी वहां मौजूद है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये समकालीन मौजूद है, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कहा जाता है अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 28 अध्यक्षों की जानकारी मिलती है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा। आप कहेंगे कि प्राचीन भारत शुरू हुआ या मॉडर्न हिस्ट्री की बात तो हुई, सर प्राचीन भारत में ले गए और अचानक से मौर्य वंश पढ़ाने लगे। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अब डिस्कस हो गई तो मैं बता देता हूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। और 18 तीर्थ और 28 अध्यक्षों की जानकारी मिलती है। ये 18 तीर्थ और 28 अध्यक्ष जो थे ये उच्चाधिकारी कहलाते थे। इसके साथ साथ मौर्यकालीन नगर प्रशासन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की जानकारी जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की जानकारी जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। चलिए आदिल शकील जी प्रणाम, मन खुश हुआ कि आप जुड़े, धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम इसी तरह लाइव रहेंगे। बहुत जल्द नव भारत की टीम जो है एक डिस्कशन सेशन लेकर के आएगी।
आप लोगों के लिए मैं रहूंगा, रवि रंजन सर रहेंगे, सौरभ सर रहेंगे, रोशन सर खुद रहेंगे, आगामी बीपीएससी हो या टीआरई 4 हो, इन सबों के लिए। चलिए क्लास पे चलते हैं। तो क्या कहा गया कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की चर्चा है, और पहली बार मथुरा शहर का उल्लेख जो है मेथोरा के रूप में, मेथोरा के रूप में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही मिलती है। तो क्या है, तो यूनानी लोग कहते थे कि भारतीयों का अपना इतिहास और भूगोल नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। लेकिन इस बुड़बक को यह पता नहीं था कि इसके समकालीन जो है एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहकर पुकारा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। वर्तमान भारत का प्रशासन और वर्तमान भारत की विदेश नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही आधारित है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं आपको कि वर्तमान भारत का प्रशासन और वर्तमान भारत की विदेश नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही आधारित है। तो आइए देखेंगे क्या कि यूनानी इतिहासकार जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कैसे? 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में जर्मन इतिहासकार थे, जी हां, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलिरस के द्वारा, क्रिस्टोफस सेलिरस के द्वारा अध्ययन के आधार पर, जी हां, अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? पहला तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, है ना। आगे चल करके आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल, क्लास डेली इस टाइम पे चलेगी केतन यादव जी। आगे चल करके 100 वर्षों के पश्चात आप देखेंगे कि आगे चल करके 100 वर्षों के पश्चात जो है वर्ष 1817 ईस्वी में, सॉरी, वर्ष 1817 ईस्वी में जो है क्या, तो एक इतिहासकार थे, अंग्रेजी इतिहासकार थे, जेम्स मिल। वर्ष 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा कालक्रम के आधार पर, काल क्रम के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा। किस पुस्तक में? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल के द्वारा, जी हाँ, स्कॉटलैंड एक देश है, तो स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल के द्वारा 1817 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी पुस्तक के आधार पर जो है कालक्रम के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो प्राचीन भारत पहला,
दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, जो आप लोग पढ़ेंगे। अब इसमें कालक्रम दर्शाया गया, तो क्या दर्शाया गया कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 सेंचुरी बीसी से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा, 7 सेंचुरी एडी तक का जो काल रहा, उसे प्राचीन भारत कहा जाता है। 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो काल रहा, उसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। और 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा, उसे आधुनिक भारत कहकर पुकारा जाता है। आप यह भी देखेंगे कि चलिए अच्छी बात है, आदिल शकील जवाब दे रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अच्छी बात है। तो आप यह भी देखेंगे कि कालक्रम के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और कालक्रम दर्शा दिया गया कि 10 सेंचुरी बीसी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक का जो काल रहा, प्राचीन भारत का रहा, जिसमें हिंदू धर्म का वर्चस्व रहा, जिसमें हिंदू धर्म का वर्चस्व रहा। मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा, और आधुनिक भारत में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का वर्चस्व रहा। तो अब ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का वर्चस्व रहा, तो आप क्या कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण कर दिया गया। जी हां, धर्म के आधार पर भी इतिहास का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। क्या? तो प्राचीन भारत में जब हिंदू राजा थे, तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली है कि हिंदू धर्म का वर्चस्व रहेगा। मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म को मानने वाले राजा थे, तो उस इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहेगा। मनोज जी राधे राधे, सबको प्रणाम। तो मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म का वर्चस्व था, तो इस्लाम धर्म का ही प्रचार प्रसार होगा। और आधुनिक भारत में ईसाई धर्म का वर्चस्व रहा, तो ईसाई धर्म का वर्चस्व रहेगा, ब्रिटिशों का। तो धर्म के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण किया गया कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म का वर्चस्व रहा, मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा, और आधुनिक भारत में ईसाई धर्म का वर्चस्व रहा। आगे चल करके आप ये देखेंगे कि लिपि के आधार पर लिपि के आधार पर भी इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल है ना। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे अंग्रेजी में तो प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। आप यह भी देखेंगे कि प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अच्छा, दरोगा मेंस का रिजल्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा मिलान करने वाला क्वेश्चन दे दिया था, वो भी पता नहीं कहां से क्वेश्चन बनाया था। चलिए ठीक है, आप जुड़ करके रहिए, डिस्कशन में जुड़े रहेंगे, बिल्कुल आपको फायदा होगा। बहुत जल्द नव भारत की टीम जो है बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए एक डिस्कशन लेकर के आ रही है, आप लोगों को फायदा होगा। आदिल शकील जी, तो देखिए लिपि के आधार पर भी इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जी हाँ, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है। तो पढ़ेंगे क्या? कुछ भी नहीं,
खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर, खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर, अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी हमें मिलती है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, अर्थात क्या, खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की हमें वास्तविक जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल रहा, इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है और इसे पाषाण कालीन संस्कृति कहकर भी पुकारा जाता है। पाषाण कालीन संस्कृति कहकर भी पुकारा जाता है। पाषाण एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में उत्तर होता है पत्थर। अर्थात क्या, प्रागैतिहासिक काल या पाषाणकालीन संस्कृति में पत्थर ही हर रूप में मानव का मुख्य सहयोगी था। पाषाणकालीन संस्कृति को डेनमार्क खगोल शास्त्री जुगनस थॉमसन के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहकर पुकारा जाता है। चलिए, अच्छी बात है। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखना जाना पर पढ़ना नहीं जानते थे, बिल्कुल सही। तो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की हमें वास्तविक जानकारी मिलती है। खोदेगा कौन? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बताएगा कौन? इसी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से वास्तविक जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। और इस काल में मुख्य रूप से पाषाणकालीन संस्कृति का स्थान आता है। इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहकर पुकारा जाता है। नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल कहकर भी पुकारा जाता है, तांबे की खोज उसी काल में हुई थी। नव पाषाण काल को चकोलिथ युग कहकर भी पुकारा जाता है या उत्तर नव पाषाण काल कहकर भी पुकारा जाता है। अब आएंगे, दूसरे की बात करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य तो है, परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। क्या हो जाएगा? एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन इसे सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं गया है। इसके अंतर्गत आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का स्थान आता है। वैदिक सभ्यता का स्थान आता है। अब कहेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे बेस्त्रोफेदन लिपि या गोमुत्रिका लिपि या हलावर्त लिपि के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे बेस्त्रोफेदन लिपि या गोमुत्रिका लिपि या हलावर्त लिपि के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है, भाव चित्रात्मक, अर्थात चित्र के भाव को देखकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। और आप कहेंगे भी कि सर, वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जो पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता थी और उसका डिक्लाइन हुआ और वो कृषि मूलक सभ्यता में परिवर्तित हो गई। और जिस कृषि मूलक सभ्यता की बात कर रहे हैं उसे वैदिक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। उसे 2 भागों में बांटा गया, कहा जाता है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई इसलिए उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और बाकी तीनों वेदों की रचना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना बाद के काल में हुई, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहकर पुकारा जाता है ना। तो बोलेंगे भी कि सर
वैदिक काल संस्कृत का बोलबाला रहा। वैदिक काल में तो संस्कृत तो हम जानते हैं, है ना, और संस्कृत पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं। क्या संस्कृत पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं, लेकिन आर्यों के विषय में ही कंट्राडिक्शन है। आर्य कहां से आए और कहां के निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में वो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए। चरागाह की खोज में वो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए। इसलिए कहा जाता है आर्यों के विषय में सर्वाधिक वास्तविक तथ्यों को बताने का प्रयास जो है मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। वो वैदिक सभ्यता और संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम बदलकर मोक्ष मूलर रख लिया संस्कृत में। जब टॉपिक चलेगी तो मैं बताऊंगा कि मैक्स मूलर जो कि जर्मन निवासी था, मैक्स मूलर जर्मन निवासी था, सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण उसे देश निकाला दे दिया गया और उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और वैदिक काल के बारे में सर्वाधिक लिखने का काम जो है उसी के द्वारा किया गया। तो आप ये जानेंगे कि आर्यों के विषय में ही कंट्राडिक्शन है कि आर्यों की वास्तविक उत्पत्ति कहां से हुई। इसलिए लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इस काल को भी जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर बात की जाए तो कार्बन डेटिंग पद्धति है C14। जी हाँ, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, भारतीय पुरातत्व विभाग के माध्यम से जो है वास्तविक जानकारी का पता लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में जानेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद। पूरी की पूरी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई थी और इस सभ्यता का विस्तारीकरण जो है धीरे धीरे बढ़ करके 15,06,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैल गई। पूरी की पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में बसी हुई थी। उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर में बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत मेहरगढ़ को माना जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण बोले तो क्या, रेनेसा, है ना, पुनर्जागरण बोला जाए तो रेनेसा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि पुनर्जागरण कहते किसको और हमारा पुनर्जागरण हुआ कब था? पुनर्जागरण बोला जाए तो फिर से जागना। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी में हुई थी। कहा जाता है इटली के फ्लोरेंस शहर में दांते, रूसो, है ना, डिवाइन कॉमेडी दांते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो जैसे लोगों ने यूरोप के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी पुनर्जागरण से प्रेरित होकर के 17वीं से 19वीं शताब्दी में भारत में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया गया। क्या हम कह सकते हैं कि हमने इटली के फ्लोरेंस शहर से प्रेरित होकर के, क्या कह सकते हैं ना कि 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर में, उसी को बोर्ड को ब्लैक कर दें। चलिए अच्छी बात है। देखिए सेटिंग में, सॉरी, देखिए मुझे बोर्ड को ब्लैक करने आता नहीं है, रोशन सर को बुलाना पड़ेगा इसके लिए, है ना, और रोशन सर को बोलना पड़ेगा बोर्ड को ब्लैक करने के लिए। तो ठीक है, आदिल शकील जी सही जवाब दे रहे हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस शहर में मीना जी सॉरी इसके लिए कि बोर्ड को ब्लैक नहीं कर सका मैं, रोशन सर आएंगे तो बोर्ड ब्लैक हो जाएगा। 14वीं से मैं टॉपिक पे आता हूं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो है इटली के फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और उसी पुनर्जागरण से प्रेरित होकर के
हम भारतीय जो हैं क्या करते हैं, हम भारतीय क्या करते हैं, तो 17वीं से 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के सुकरात, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, एमजी रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र में पुनर्जागरण की शुरुआत की गई थी। उत्तर भारत में लाला लाजपत राय, मध्य प्रांत में अगर कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सभी सामाजिक कार्यकर्ता ही थे। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि हमारा जो पुनर्जागरण है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। क्या आप मान सकते हैं कि हमारा पुनर्जागरण इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था? मुझे तो जहां तक पता है, मुझे लगता है रोशन सर आ गए हैं तो बोर्ड काला हो जाएगा। धन्यवाद बताने के लिए आप लोगों को, और धन्यवाद रोशन सर को। चलिए अब ठीक है, मैं कर दूंगा उसको। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारा पुनर्जागरण कब हुआ? आप बता सकते हैं? आप लोग जो लोग लाइव हैं जरा बता दीजिए कि हमारा पुनर्जागरण कब हुआ था। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा पुनर्जागरण जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो चुका था। अरे जब भारत का निर्माण हो रहा था, मगध के उत्थान की बात चल रही थी, मगध के उत्थान से ही जहां मैं खड़ा हूं, तो हमारा पुनर्जागरण तो उसी समय हो चुका था। कहा जाता है भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय की स्थापना की गई थी। सनातन धर्म में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे, जो भी लोग लाइव हैं, जितने लोग लाइव हैं, सनातन धर्म में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, बिल्कुल सही आदिल शकील जी लिख रहे हैं, तो सनातन धर्म में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म की स्थापना की गई थी, है ना। पुनर्जागरण होता कैसे है? धर्म के क्षेत्र में व्याप्त आडंबर को दूर करने के लिए जनता को जगाने का प्रयास किया जाता है। यही काम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था, तो हमारा पुनर्जागरण तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था। तो 17वीं से 19वीं शताब्दी में क्या आप मान सकते हैं ना? आप मानो कि हाँ हमने हम प्रेरणा ले रहे हैं इटली से, और उससे प्रेरित होकर के हमारा पुनर्जागरण हो रहा है। राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, एमजी रानाडे कर रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर रहे हैं, और मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं, या फिर और कोई, बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं, पीडी सावरकर कर रहे हैं, हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा पुनर्जागरण तो आप देखेंगे तो हमारा पुनर्जागरण तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो चुका था। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, खालीपुत्र गोसाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आप लोगों से एक सवाल है, जितने लोग लाइव हैं जरा बता सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय का कट्टर समर्थक कौन था? मैं तब तक आगे चलता हूं। तो इस कारण से आप देखेंगे, आप लोग क्या है भाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की बात हुई, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। उसके पश्चात जो है तीसरा ऐतिहासिक काल, एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, और सफलतापूर्वक पढ़ा भी गया है।
इसे ऐतिहासिक काल कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी का काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी का काल भारत की आजादी तक का जो काल रहा, कहा जाए तो भारत के निर्माण से लेकर के भारत की आजादी तक का जो काल रहा उसे ऐतिहासिक काल कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से महाजनपदों के काल से लेकर के भारत की आजादी तक। तो ये इतिहास है। इस इतिहास को ही पहले जाना जाता है कि लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पहला प्राक ऐतिहासिक काल, है ना, प्राक ऐतिहासिक काल। अब हम लोग ये देखेंगे, देखिए हमने इतिहास का विभाजन किया कि इतिहास को किन किन भागों में बांटा जाता है, इतिहास है क्या, इसकी हम लोगों ने जानकारी ली। अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, तो आधुनिक भारत की बात होती है। आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी भारत की आजादी तक का जो टाइमिंग रहा, इसे आधुनिक भारत कहकर पुकारा जाता है। 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी का जो टाइमिंग रहा, इसे आधुनिक भारत कहकर पुकारा जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 1707 से लेकर के 1857 तक उत्तरोत्तर मुगल की बात होती है ना। कुल 11 राजा, कुल 11 राजा जो है शासन करते हैं। आप देखेंगे मुगलों का इतिहास देखेंगे पलट करके तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। जी हाँ, और जब बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई तो आप ये भी देखेंगे कि क्या कह रहे हैं, औरंगजेब का मृत्यु, जी हाँ 1707 में हुआ था। 3 जून 1707 ईस्वी को दिन बुधवार, 3 जून 1707 ईस्वी को दिन बुधवार। आदिल शकील जी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो टाइमिंग रहा उसे आधुनिक भारत का टाइमिंग कहकर पुकारा जाता है। आप ये भी देखेंगे कि 1707 से लेकर के 1857 उत्तरोत्तर मुगल, तो कुल 11 राजा हुए। तो मुगल वंश की स्थापना कौन? बाबर 1526 में, है ना। तो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक कुल 7 राजा शासन, कुल 6 राजा शासन करते हैं। कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसमें 2 ऐसे राजा होते हैं जिन्होंने 50-50 वर्षों तक शासन किया। पहला अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा, 49 वर्ष 8 महीना। दूसरा औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहता है, 49 वर्ष 4 महीना। तो जहां आप देखेंगे कि लगभग 200 वर्षों तक कुल 6 शासक शासन कर रहे हैं, वहीं 150 वर्षों में 11 शासक शासन कर रहे हैं। इसी से यह पता चलता है कि मुगल वंश कितना कमजोर हो चुका था। इस उत्तरोत्तर मुगल के टाइम में सैयद बंधु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सैयद बंधु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। ईरानी दल था, तुरानी दल था, कभी मराठों के सहयोग से उत्तरकालीन मुगल शासक गद्दी हथिया रहे थे, है ना।
तो कमजोर शासक थे। तो उत्तरकालीन मुगल शासक को पढ़ेंगे, उसके पश्चात आधुनिक भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा रहा है। इस दौरान आप जनजातीय विद्रोह की भी चर्चा करेंगे, 1857 से लेकर के 1885 तक। जन जातीय विद्रोह की भी चर्चा करेंगे आप, है ना। 1760 से लेकर के 1946 तक लगभग 72 विद्रोह हुए। तो मन में जाएगा कि सर 72 विद्रोह पढ़ना है, नहीं। सवाल तो 2 ही 4 आते हैं और उसी से सिलेक्शन होता है, चाहे बीपीएससी हो चाहे टीआरई हो, है ना। चाहे बीपीएससी हो चाहे टीआरई हो। तो आप ये देखेंगे कि पहला विद्रोह जो हुआ था उसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। द्विज नारायण सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में और बंगाल के बांकुड़ा और मिदनापुर क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। और अंतिम जो विद्रोह हुआ था वो भोगेश्वरी देवी के नेतृत्व में हुआ था, असम, है ना। तो जनजातीय विद्रोह की जानकारी मिलती है। वहीं 1885 से लेकर के 1947 तक आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टाइम चल रहा था, उसे गोल्डन ईरा कहकर पुकारा जाता है। सवालों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 1885 से लेकर के 1947 तक का जो सवाल रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। धन्यवाद मीना जी। चाहे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1885 से लेकर के 1947 का जो टाइमिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है। सभी तरह के सवाल हो, चाहे उपाधियों की बात हो, चाहे पत्र पत्रिका की बात हो, चाहे जनजातीय विद्रोह की बात हो। भिन्न अंग्रेज आए तो सिर्फ लूटे ही नहीं, भारतीयों की सहायता हेतु उस दौरान अकाल भी भयंकर पड़े थे अलग अलग टाइम में। तो भारतीयों की सहायता हेतु अनेक कमिटियों का भी गठन किया गया था, चाहे शिक्षा सुधार की बात हो, सैंडलर आयोग की बात हो, हंटर कमीशन की बात हो, वर्धा योजना हो, या मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग हो, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग हो। अनेक ऐसे कमिटियों का भी गठन किया गया था। भारतीयों को अकाल से बचाने के लिए और भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई। उस दौरान गवर्नर जनरल की भी जानकारी मिलती है, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक। तो आप ये देखेंगे कि 1885 से 1947 को 3 भागों में बांटा गया है। क्या? तो 1885 से लेकर के 1905 का जो काल रहा इसे उदारवादी युग कहकर पुकारा जाता है। उदारवादी युग कहकर पुकारा जाता है। उदारवादी नेता महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना के पश्चात आप यह भी कहेंगे कि क्या कांग्रेस की स्थापना से पहले कोई पार्टी नहीं थी? बिल्कुल थी, चाहे सामाजिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, धार्मिक पार्टी हो या क्रांतिकारी पार्टियां हो, सभी थी। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उनका काम चल रहा था। वो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी थी, उनका दायरा सीमित था और लोगों को यह पता चला 1885 में कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करे। इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई 1885। इसलिए एक टॉपिक ही दे दिया गया कांग्रेस, जो इतिहास में पढ़ना है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 1885 से लेकर के 1905 का जो काल रहा इसे उदारवादी युग कहकर पुकारा जाता है, जिसमें उदारवादी नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
मुख्य रूप से इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहकर भी पुकारा जाता है, जिन्होंने भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया। अपनी लेखनी के माध्यम से हो, पत्र पत्रिका के माध्यम से हो, अन्य सामाजिक संगठनों की स्थापना करके भी, अन्य संगठनों की स्थापना करके भी इन्होंने भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया। उसके पश्चात आप देखेंगे 1905 से लेकर के 1919 का जो टाइमिंग रहा, इसे उग्र राष्ट्रवादी युग कहकर पुकारा जाता है। कोई लोग उग्रवादी दल कहकर भी पुकार देते हैं, बिल्कुल नहीं। उग्रवादी होता कौन है? मैं देखना चाहता हूं कि उग्रवादी होता क्या, उग्रवादी की परिभाषा क्या होती है। जवाब देंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, मुश्किल से 40-45 मिनट पहले शुरू हुआ है। जुनैरा जी, जफर अब्बास, थोड़ा बड़ा नाम है आपका, तो मैं जफर अब्बास ही कहूं तो चलेगा, है ना? तो ये कह सकते हैं कि 1905 से लेकर के 1919 का जो टाइमिंग रहा, इसे उग्र राष्ट्रवादी युग कहकर पुकारा जाता है। जहां उदारवादी युग को नरम दल कहकर पुकारा जाता है, वहीं उग्र राष्ट्रवादियों को गरम दल कहकर पुकारा जाता है। अब कुछ लोग उग्रवादी कहकर पुकारते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, सॉरी मैंने सही कह दिया, बिल्कुल गलत है। उग्रवादी वो होता है जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करता है। उग्रवादी वो होता है जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करता है और निर्दोषों का समूल नष्ट कर देता है। यहां हमारे नेता जो हैं, उग्र राष्ट्रवादी जो थे, जो भी थे, चाहे अशफाक उल्लाह खान की बात करें, चाहे बाल गंगाधर तिलक की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, भगत सिंह की बात करें, मास्टर दा सूर्य सेन की बात करें, सूर्य सेन की बात करें, या और भी राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें, तो जो भी क्रांतिकारी नेता थे उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने अपनी जान दी भारत की आजादी को लेकर के। तो आप उन्हें उग्रवादी कहकर नहीं पुकार सकते हैं, आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने जान पर खेल करके हमारे देश को आजाद करवाया था, इसलिए हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें उग्रवादी कहकर पुकारें। इसलिए उन्हें गरम दल कहकर पुकारा जाता है या उग्र राष्ट्रवादी दल कहकर पुकारा जाता है। और तीसरा जो टॉपिक है 1919 से लेकर के 1947 का जो टॉपिक है, इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग बोला जाए तो एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण भारतीय राजनीति में होता है 1915 के पश्चात जो है, जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। अपनी कथनी और करनी से और अपने मजबूत उद्देश्यों के साथ उन्होंने भारत की राजनीति को बदल करके रख दिया। गांधी जी अगर कहा जाए तो पहली बार कांग्रेस में शामिल 1901 में होते हैं। 1901 में होते हैं। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दिनसा वाचा की अध्यक्षता में। दिनसा वाचा की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस में शामिल होकर के उन्होंने क्या किया? भारत न केवल भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल दी, अपितु भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि आप देखेंगे यहां पर कि कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने मात्र एक बार की, पहली और अंतिम बार 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। इस अधिवेशन की विशेषता अगर आप जानेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या है। तो इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग हो चुके थे। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग हो चुके थे।
गांधी जी कभी कभी कांग्रेस से नाराज भी हो जाते हैं और वो इस्तीफा भी दे देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने जाते हैं, रचनात्मक कार्यों में भाग लेने जाते थे। तो ये मेन टॉपिक है। आप देखेंगे कि 1885 से लेकर के 1947 का जो टाइमिंग है, ये मेन टॉपिक है आधुनिक भारत का मजबूत स्तंभ, जिसे तना कहकर पुकारा जाता है। पेड़ का मजबूत स्तंभ क्या? तना होता है, जड़। जड़ और तना दोनों। तो आधुनिक भारत का मूल जड़ अगर कहा जाए तो 1885 से लेकर के 1947 का जो टॉपिक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे डिस्कस करने के पश्चात या इसे पढ़ने के पश्चात अधिकांशतः क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से रहते हैं। तो ये क्लास जो है टीआरई 4 को लेकर के शुरू की गई है, बीपीएससी को लेकर के शुरू की गई है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इससे ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज इतिहास क्या था उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। इतिहास से क्या सीख मिलती है? इतिहास भूत और भविष्य के बीच सेतु का काम करता है। खींच करके ले जाएंगे इतिहास को मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तक, है ना? तो इतिहास भूत और भविष्य के बीच सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, पिलर का काम करता है। और इतिहास से ही हम सीखते हैं कि ऐसा हुआ था और ऐसी घटना आगे भी हो सकती है। ऐसी घटना आगे भी हो सकती है। इसी सीख के पश्चात जो है हम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। तो चलिए कल फिर हम लोग यहां शामिल होंगे और आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।